एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स टीचर पीपल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास है तीसरी यानी कि थर्ड क्लास है। जो आपको पता ही है कि क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो करना है और उसी को ही मैं फॉलो करते हुए आपको पढ़ा रही हूँ एक एक और हाईलाइट कर रही हूँ कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आप नोट्स के रूप में लिख लीजिए या फिर अपनी जो भी रीड्स आपके पास बुक्स अवेलेबल है एनसीईआरटी की उससे हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। और जहाँ मैं स्टार लगाती हूँ इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम ना वेस्ट करते हुए। सबसे पहला है कि अध्याय 3 है जिसमें हम पढ़ेंगे स्थल रूप और उनका जीवन कि कैसा होता है। ये एनसीईआरटी की 6 क्लास की न्यू बुक्स है, उससे रिलेटेड है, तो इसको पढ़ना भी ज़रूरी है। पुरानी बुक्स भी आप पढ़ सकते हो, 6 क्लास की अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे मिक्स है सिविक्स और आपका पॉलिटिकल साइंस, यानी कि पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स या आपका फिर ज्योग्राफी और हिस्ट्री। स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम ना वेस्ट करते हुए। कि बाहर से मुक्त अनेक प्रकार की ऊंचाइयों और ढालों और विशाल समतल भूमि से युक्त अनेक प्रकार की शक्तियों से संपन्न पेड़ पौधों का आधार प्रदान करती है। हम सभी के लिए विस्तार को प्राप्त हो और अपनी संपन्नता को प्रदर्शित करे। पृथ्वी मेरी माता है और उसके ये अर्थवेद में कहा गया भूमि सूक्त भूमि के स्रोत के लिए। तो इसलिए पढ़ लिया कि कोई भी पॉइंट्स छूटना नहीं चाहिए। जब भी एनसीईआरटी बुक्स खोलो तो किस तरीके से पढ़नी है यही मैं आपको बता रही हूँ। अब सबसे पहले यहाँ पे परिचय दे रखा है कि अन्य स्तनधारी जीवों के समान मनुष्य मानव भी पृथ्वी पर निवास करता है। जैसे कि आपने देखा है कि भूमि के अन्य प्रकार की और विशेषता जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के स्वरूप को बहुत परिवर्तित हो जाता है। मान लीजिए आप झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र के सड़क द्वारा यात्रा कर रही हैं तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पहुंचते हैं, फिर उत्तराखंड में अल्मोड़ तक जाते हैं। ये रास्ता बताया है कि एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं, उसका थोड़ा सा हिंट दिया है। रास्ते में तरह तरह के लैंडस्केप को भी देखोगे। वास्तव में 3 प्रकार के हमारे स्थल स्वरूप होते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। और यही स्थल स्वरूप लेंस फॉर्म के दिए हम इनके बारे में आकर सर्वेक्षण करते हैं या अन्वेषण करते हैं, रिसर्च करते हैं, आइए पता लगाते हैं। इन्होंने कहा है कि कक्षा की गतिविधियों के रूप में 4 और 5 विद्यार्थियों के समूह हैं। देखिए यहाँ पे ना ऐसा प्रैक्टिकल बेस्ड चीज़ें ज़्यादा हो गई है अकॉर्डिंग टू है, तो हम यहाँ पे मेन चीज़ पढ़ेंगे। एक तो होता है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो स्टार लगा रही हूँ वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्थल रूप पृथ्वी की सतह पर एक भौतिक स्वरूप होता है, ऊपर का स्वरूप बताया है। स्थल रूप लाखों वर्षों आकार में लेते हैं और पर्यावरण तथा जीवन के महत्वपूर्ण संबंध, मतलब पर्यावरण और उसका हमारी लाइफ इन्वायरमेंट एंड लाइफ से बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठ संबंध है या इम्पोर्टेंस है। इन्हें व्यापक रूप से 3 श्रेणियों में बांटा गया है। अब हमारे जो स्थल होते हैं, आपको स्थल पता है, जहाँ पे भूमि, हमारी धरती, हमारे पठार, हमारे मैदान, ये सारे होते हैं। तो यहाँ पे 3 रूप है। तो पठार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पठार, पर्वत और मैदान, ये तीनों ही श्रेणियों में बांटा गया है। अब इनके बारे में क्या कहा है, इन स्थल रूपों में विभिन्न प्रकार की जो जलवायु होती है, यानी कि जो हमारा वेदर होता है, वो अलग अलग प्रकार के पौधे के, जैसे आपको भी पता है हमारे हर सीज़न में अलग अलग पौधे होते हैं, अलग अलग पेड़ होते हैं, फिर जीव जंतु भी अलग अलग उसमें पाए जाते हैं प्रदेशों में। तो यहाँ पे सब स्थल जो स्वयं को ढाल लेता है, यानी कि वो कह रहे हैं कि जो पौधे और पेड़ पौधे हैं और जीव जंतु हैं, जिस तरह जलवायु जैसे जैसे परिवर्तन होती है वैसे ही ये भी अपने आप को ढाल लेते हैं। तो विभिन्न प्रकार के रहने वाले लोगों की संख्या विश्व भर में भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो हाईलाइट कर रही हूँ उसको भी आपको भी हाईलाइट करना है। तुंगता है अल्टीट्यूड क्या होता है, समुद्र तल से, यानी कि ये समुद्र है एग्जाम्पल के तौर पे, किसी वस्तु या लक्ष्य की ऊंचाई। अब इसकी जितनी भी ऊंचाई होगी उसको कहा गया है तुंगता, ठीक है। अब इनका उदाहरण दे रखा है, पर्वत की ऊंचाई ले लो या एक उड़ती हुई चिड़िया की ले लो। पर्वत की आपको पता ही कितने कितने ऊंचे ढाल तक होते हैं। चिड़िया जो आपको पता ही है कि चिड़िया ऐसे इस तरीके से होती है, वो उड़ती हुई दिखाई देती है। वायुयान की ऊंचाई या उपग्रह, ये सभी मतलब कहने का है समुद्र तल से जितना ऊंचा होगा उसको हम तुंगता कहते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं अल्टीट्यूड। अब आगे कह रहे हैं पर्वत होते क्या है उसके बारे में ही बता रहे हैं। पर्वत वे स्थल होते हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। इनकी चौड़ाई चौड़ा मतलब ये इस तरीके से चौड़ा कितना होता है, आधार होता है, आधार ये हिस्सा होता है, ठीक है। खड़ी ढाल मतलब सीधी ढाल वाले होते हैं पर्वत, जिनकी ऊंचाई भी होती है, एग्जाम्पल में बता दी ऊंचाई। और सक्रिय होती है, सक्रिय मतलब चौड़ी इस तरीके से, कभी मोटे होते हैं कभी ऊंचे होते हैं, के रूप में पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अधिक ऊंचाई होने के कारण हिम से मतलब पूछ होता है, जो हिम मतलब बर्फ़ से भी बहुत ज़्यादा ढके हुए होते हैं। ग्रीष्म ऋतु में यानी गर्मी के मौसम में कम तुंगता मैंने अभी बताया था जो सबसे ऊंचा होते हैं
तुंगता यानी अल्टीट्यूड, हिम पिघल जाती है, यानी जैसे जैसे हमें सूरज की रोशनी पहाड़ों पर यानी पर्वतों पर पड़ेगी तो वहाँ पे जो बर्फ़ की हिम की जमी वो पिघल पिघल कर नीचे की तरफ गिरती जाएगी। तो जल से बदलने के बाद ही नदियों में, ये इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर देना, नदियों में पहुँचती है। यानी कि जो पहाड़ों पर, कहने का अभिप्राय यह है कि जितने भी पर्वत पर जो हमारे पर्वत हैं उन पे जो बर्फ़ जमी जाती है, यहाँ पे बर्फ़ जमी रहती है, वो सूरज की किरणों से जैसे जैसे पिघलती है वही पिघलते हुए कहाँ होती है, जल के रूप में परिवर्तित हो जाती है, जिसको हम हमारे तक पहुँचती है। कहने का अभिप्राय, बहुत अधिक ऊंचाई तुंगता पर हिम कभी नहीं पिघलती। बहुत ऊंची हो तो कभी नहीं पिघलेगी, जैसे बर्फ़ की मोटी मोटी चादर होती है तो कहाँ धीरे धीरे पिघलती है, पूरी तरह नहीं पिघलती। कहने का मतलब ये पर्वत स्थायी रूप से हिम से ढके हुए होते हैं। कम ऊंचाई वाले ऊंचे अन्य स्थान जहाँ कम खड़ी चटाइयाँ गोल आकार के शीश होते हैं, गोल मतलब शोल शेप में ऐसे, और उन्हें हम पहाड़ी या छोटे हिल कहते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लेना। जो जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको स्टार करके बता रही हूँ ताकि आप एग्ज़ाम में इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे तो आपको ध्यान है। अब इसमें आया एक पहाड़ी, देखिए यहाँ पे पहाड़ी जो जो वर्ड आ रहे हैं ना उसका डिटेल भी यहाँ पे नीचे दे रखा होगा, तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ पे वर्षण देख लेते हैं। वर्षण के बारे में क्या कह रहे हैं, वायुमंडल से जो भूमि पर किसी भी रूप में जल का गिरना। अब बताइए आपको वायुमंडल में वर्षा कैसे गिरती है, वर्षा का प्रोसेस कैसे होता है, तो उसी के बारे में है कि वायुमंडल में जो भी भूमि पर जल गिरता है वो वर्षा, हिमपात, ओले गिराना, वर्षण सामान्य रूप से कहलाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखना। अगला कह रहे हैं, आइए हम विचार करें अब वर्षण क्या होता है, हम हिम क्या होता है। हिम आपको पता है, ये हिमालय क्षेत्र में कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में नहीं रहते, संभव हमें दिखाई भी नहीं देता। शेष भारत में वर्षण और वर्षा ओले के रूप में हमें दिखाई देता है। आपको पता है दिल्ली में भी, दिल्ली या किसी भी और अदर स्टेट में भी हमें कई बार होता है कि हमें हिम नहीं दिखाई देता, तो हमको हिम के रूप में सभी कबार ओले दिखते हुए दिखते हैं, तो वो भी एक रूप ही है। तो हिम का एक नर्म और सुंदर आवरण बन जाता है। हिम और ओले गिरने वाला वास्तव में जल में ठोस रूप में गिरता है। ठीक है, ठोस बर्फ़ मोटी मोटी होती है, अगर उसको करो तो उससे लगती नहीं है, कई बार आपने देखा होगा पिक्चरों में, ये उसके बारे में बता रही है। आगे देखते हैं। देखो ये इस तरीके की आपको पिक्चराइजेशन देख रही है, इसको समझने का तरीका है कि ये माउंट एवरेस्ट है सबसे ज़्यादा, ये जो वाइट वाइट दिख रहा है ये सबसे ज़्यादा वो है बर्फ़ की हिम की मोटी मोटी चादर है। ये माउंट अकोकगुआ है, तो ये अलग है इसकी शेप, और इसकी शेप देखो ब्लू ब्लू दिख रहा है, इसमें शेपें दिखाई जा रही है कि अलग अलग नाम दिखाई दे रही है, याद रखना है। माउंट किलिमंजारो ये है, और माउंट ब्लॉक ये है, माउंट कंचनजुंगा, माउंट अनाईमुड़ी, है ना। विश्व के 6 पर्वतों के चित्र है, विश्व के 6 पर्वतों के चित्र है, इसको नाम याद रख लेना, कई बार अगर पूछ लेता है तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे कह रहे हैं, विश्व के अधिकांश पर्वतों को पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें एशिया जो है सबसे ऊपर टॉप पे हिमालय है, यूरोप में अल्पस पर्वत है, दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत, ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार बना रही। इनमें से कुछ श्रृंखलाएं हज़ारों किलोमीटर तक फैली हुई है, ये श्रृंखलाएं हैं, और इन्हीं के बारे में बता रखा है कि एशिया में किस तरीके से किस किस रूप में फैली हुई है, अलग अलग कलर में दिखाया गया है, तो इसलिए पिक्चराइजेशन में बताया कि कितने मीटर ऊंचाई है। जो भी श्रृंखला इन्होंने दे रखी है पर्वत श्रृंखला, देखिए एशिया में हिमालय है, यूरोप में अल्पास पर्वत है, और दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत है। ठीक है, विश्व के 6 पर्वतों की सापेक्ष ऊंचाई का चित्रण दे रखा है, जितने भी ऊपर छेद का है उनकी बता रखे कि कितनी कितनी ऊंचाई पर है। ठीक है, इसको आगे कह रहे हैं कि जो 6 पर्वत हैं उनके ऊपर से नीचे तक का सापेक्ष ऊंचाइयों का दृश्य प्रभाव देने के लिए एक साथ प्रस्तुत किया गया। माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत के बीच में है, तो जो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल और तिब्बत के बीच में है। कंचनजुंगा भारत और सिक्किम राज्य और नेपाल के बीच में है। हिमालय पर्वत श्रृंखला की 2 सबसे ऊंची चोटियाँ हैं, एडिस पर्वत श्रृंखला जो दक्षिण अमेरिका में है, और सबसे ऊंची चोटी माउंट अकोकागुआ है जो पूर्वी अफ्रीका में माउंट मिंजरो है। ये सब याद रखना, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्वत है जो किसी श्रृंखला से संबंधित नहीं है। पश्चिमी यूरोप में माउंट ब्लॉक एटलस का सबसे ऊंचा पर्वत है। लाई मुंडी केरल में इसे अनाई शिखर भी कहते हैं। दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है। ये जितना भी पैराग्राफ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी के लिए। एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन मैचिंग में पूछ लेते हैं और स्टेटमेंट में भी पूछ सकते हैं। आगे कह रहे हैं, हिमालय जैसे ऊंचे और नुकीली चोटियों वाले पर्वत अपेक्षाकृत नवीन होते हैं, यानी जो नुकीली चोटियों वाले पर्वत अपेक्षाकृत नवीन है, जिसका अर्थ है पृथ्वी के इतिहास में ये हाल ही में निर्मित हुआ पर्वत है।
किंतु फिर भी इन्हें बने हुए लाखों वर्ष हो चुके हैं। कुछ छोटे और कुछ गोलाकार पर्वत होते हैं, कुछ पहाड़ियाँ। अरावली श्रृंखला काफ़ी पुरानी है। अपदन के कारण गोलाकार हो ही रही है, जैसे कि हिमालय के साथ हुआ उन्नन अपदन जैसे चल रहा है। अपदन मतलब कभी टूट गए हैं, कभी अलग हो गए हैं, कभी एक जगह से बिखर गए हैं, कभी गोल हैं, तो ये कारणों से हुआ है। तो हमें इसके बारे में, हिमालय की ऊंचाई आज भी बढ़ रही है, मतलब बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो पर्वतीय वन क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। पर्वतीय वन वे होते हैं जो पर्वत क्षेत्र में उगने वाले वनों का एक प्रकार है। ठीक है, पर्वत है, अब उसमें एक पर्वत के उगने वाले कितने सारे वन हो गए, पेड़ हो गए, पौधे, मतलब पेड़ वगैरह हो गए, लंबे लंबे वन हो गए, उनको कहते हैं मोस। किसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है दोनों ही। मोस फूलों और वास्तविक जड़ों से रहित छोटा हरा पौधा होता है, यानी फूलों से आता है, जड़ें नहीं होती इसलिए रहित होते हैं वनस्पति, और इसे जो बंधुआ मखमली आवरण की तरह फैलता जाता है, मतलब बहुत। ये पेड़ पर्वतीय प्रदेशों के बारे में बताएंगे। जयपुर। अब पर्वतीय प्रदेश क्या होते हैं, पर्वतीय ढालों पर एक प्रकार का वन होता है जिसे पर्वतीय वन कहते हैं। आगे कह रहे हैं कि इसमें जो पर्वतीय बारे में बताया उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। पर्वतीय वन कहते हैं, और यह शंकुधारी वृक्ष जैसे पाइन, चीड़, फर, स्पूस, देवदार आदि सामान्य रूप से पाए जाते हैं, और इन पेड़ों की ऊंचाई अधिक होती है और शंकु के आकार की होते हैं, और इनकी पत्तियां पतली और नोकदार होती है। अधिक ऊंचाई पेड़ों की जगह घास, मोस यानी काई एंड लाइकेन उग जाते हैं। देखिए, इसका मतलब कहने का अभिप्राय है कि जो पर्वतीय प्रदेश होता है उसकी जो पर्वत वन होते हैं वो क्या होते हैं, उसमें जो होते हैं पर्वतीय वन शंकुधारी, मतलब नुकीली होती है, इस तरीके से नुक की तरह बने होते हैं। इसमें सारे ही पेड़ अगर हम सर्च करके देखोगे तो ये ऐसी ही है, और इनकी ऊंचाई बहुत ही अधिक होती है, शंकु के आकार के हो जाते हैं, इस तरीके के आकार के हो जाते हैं। मैं पिक्चर अगर दे रखी होगी तो मैं जरूर दिखाती हूँ। पत्तियाँ जो होती है पतली होती है, नोकदार होती है, अधिक ऊंचाई पेड़ पर इसे मोस या इसकी काई जम जाती है, हरी हरी काई देखोगे उसे लाइकेन या मोस कहते हैं। लाइकेन कहते हैं पौधे के समान जीव जो सामान्य चट्टानों, दीवारों पर या पेड़ों से चिपके हुए होते हैं। अब भारत के महान कालिदास के काव्य से ये 2 श्लोक दिए गए हैं। ये श्लोक वगैरह होते हैं, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं होते, इसमें मेन हमें पढ़ लेते हैं। काव्य ग्रंथ और कुमार संभव हिमालय की स्तुति से प्रारंभ होते हैं। इन दोनों ही श्लोकों का अनुवाद हिंदी में है। यहाँ पे कह रहे हैं, भारत के उत्तरी भाग में देवता सदृश पूजनीय हिमालय नाम का पर्वतों का राजा है, जो पश्चिम से पूर्व समुद्र तक फैला हुआ है। ये देखकर ऐसा लगता है मानो वह पृथ्वी को मापने का मापदंड है। गंगा के झरनों की फूलों से युक्त और देवदार के वृक्षों, हिले की पंख, मोर पंखों की फरने वाली शीतल मंद सुगंधित वायु से पर्वतवासी जो मृग की खोज में हिमालय में घूमते हुए अपनी थकान मिटाते हैं। इसको पढ़ने का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने फिर भी इसलिए पढ़ दिया कि कई बार कोई चीज़ ऐसी होती है कि जो इम्पोर्टेंट होती है, आपको ऐसे कुछ भी नहीं छोड़ना। ये अलग अलग पक्षियों के बारे में बता रहे हैं। हिमालय तहर क्या होता है, पहाड़ी खरगोश, गोल्डन ईगल और कैडिनियन लिलिक्स, तो ये सारे सिर्फ आपको नॉलेज में होने चाहिए कहाँ पे है। कुछ पहाड़ी जीव जंतु हैं। कई बार होता है कि एग्जाम में आपसे पूछ लेते हैं कि पहाड़ी जंतुओं के बारे में, लेकिन रेयर होता है कि पूछ ले। हम पर्वतीय प्रवेश के बारे में पढ़ रहे थे, तो पर्वतों में घने वन, बहती नदियाँ, झीलें, घास के मैदान और कंदराए अनेक प्रकार के जीवों और आश्रय प्रदान करते हैं। इसे गोल्डन ईगल, देखो यहाँ पे दे रखा है, जो सुनहरा गरुड़ बोलते हैं, पेरिग्रिल फाल्कन, घुमंतू-बाज, कैडिनियन लिलिक्स, हिम तेंदुआ, आइबेकस जंगली जानवर, हिमालय तहर, पर्वतीय खरगोश, याक, और ये सारे जानवर अन्य जानवरों से इंपॉर्टेंट। तो इसको थोड़ा बहुत अपना हाईलाइट करके रखना, क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं। हिमालय से निकलने वाली, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि स्पेशली हाईलाइट होते हैं जो नोट। हिमालय से निकलने वाली भारतीय नदियों में गंगा नदी विशालतम है। अंग्रेजी भाषा में इसे गेंगरेज भी कहते हैं। 2500 किलोमीटर लंबी इस नदी की बहुत सहायक नदी, इसमें आकार में मिलने वाली अन्य नदियाँ, कुछ नदियाँ यमुना और घाघरा भी हिमालय से निकलती है। अन्य नदियाँ सोन नदी गंगा के मैदान दक्षिण में पड़ने वाले विंध्याचल की श्रृंखलाओं से निकलती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको पॉइंट में हाईलाइट करते हुए पढ़ना है। एक बार नहीं 2 बार पढ़ना है। और उत्तरी भारत में सीढ़ीदार वेदिका कृषि होती है। अब इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। पर्वतीय जीवन कैसा होता है, तो उसके बारे में बताया गया है। ये चैप्टर मैं 2 पार्ट में पढ़ाऊंगी, अगर हो सकता तो इसी पार्ट में ख़त्म कर दूँगी, वरना 2 चैप्टर में, क्योंकि आपको पता ही है कि इतनी लंबी लॉन्ग वीडियो होना फिर आपके लिए सफिशिएंट नहीं होगा। ठीक है, कोशिश मेरी रहेगी कि मैं कर दूँ इसी लाइन को। आगे देखते हैं। आगे कह रहे हैं कि पर्वतीय प्रदेश होते क्या है। पर्वतीय भूभाग सामान्य रूप से खड़े ढालों के साथ उबड़ खाबड़ और नीचे
ऊंचे होते हैं। कुछ घाटियों में सम्मिलित रूप से कृषि की जा सकती है। कृषि उन्हीं कृषि क्षेत्रों में जिनकी ढाल सीढ़ी खड़ी होती है और ऊंचाईदार होते हैं। भूभाग क्या होता है? भौतिक आकृति के रूप में भूमि का एक छोटा सा हिस्सा होता है, उसको कहते हैं हम भूभाग। उसके बाद घाटी में बताऊंगी ढालों में मानव पर वेदिका कृषि, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर बताई कि वेदिका कृषि की पिक्चर दिखा देती हूँ। वेदिका कृषि इस तरीके से की जाती है, बड़े बड़े ढालों पर ऊंचाई पर सीढ़ी नुमा बनाया जाता है, इस तरीके से ये वेदिका कृषि है। और इसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, जिससे चारों तरफ से हमें क्या हो जाता है, पानी रुक जाता है और यहाँ पे खेती करना बहुत ही ईजी लगती है, इसको कहते हैं वेदिका कृषि। वेदिका कृषि के बारे में और पढ़ लेते हैं। ढलानों पर वेदिका कृषि और ढलानों की भूमि को काटकर सीढ़ी नुमा बनाया जाता है। जैसे सीढ़ियाँ होती है ना, एक के नीचे एक, ये ऊंची होगी, फिर उससे नीचे होगी, फिर उससे नीचे होगी, तो इस तरीके से बनाया जाता है। प्रथा हो, विश्व भर में नए प्रकार के पर्वतीय क्षेत्र में कृषि की जगह पशुपालन को अधिक महत्व दिया जाता है। अगला कह रहे हैं जो घाटी होती है, घाटी आपको पता है पहाड़ों के बीच में एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसमें प्रायः नदी और जलधारा बहती रहती है, उसको कहते हैं घाटी। पर्यटन और पर्वतीय के लिए महत्वपूर्ण साधन है। पर्वतों की स्वच्छ हवा, मनोरम प्राकृतिक दृश्य सभी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। कुछ पर्यटक खेल के मैदान जैसे स्कीलिंग करते हैं, हाइकिंग करते हैं, पर्वतारोहण में पैराग्लाइडिंग करते हैं, तो ये सारे इंपॉर्टेंट तीर्थ यात्रा के लिए यात्रा करते थे। पर्यटक एक साथ पर्वतों के दबाव में आता था और संतुलन बनाना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता था। आगे कह रहे हैं ध्यान रखना जो इम्पोर्टेंट है, पचेरी पाल बहुत ही कम उम्र में पर्वतारोहण प्रारंभ कर दिया था। उन्होंने अनेक प्रकार की महिला द्वारा किए जाने वाले पर्वतारोहण अभियानों का नेतृत्व किया। पचेरी पाल 1984 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी, जिसका पद्मश्री और पद्म भूषण 2019 को सम्मानित किया गया। तो ये पॉइंट हाईलाइट किया गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अनोनिमा सिन्हा जब 31 वर्ष की थी, एक दुर्घटना में उसने अपने एक पैर गंवा दिए। पचेरी पाल के प्रोत्साहन और प्रशिक्षण ने 2013 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। इसके बाद उन्होंने सभी द्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई। अंटार्कटिका की माउंट विशन सहित उन्होंने 2015 में पद्मश्री सम्मानित किया गया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, जिसको ध्यान में रखना है। आइए पता करें कि हम कुछ अनुच्छेद के बारे में, तो इसको ध्यान में आकस्मिक बाढ़ क्या होती है? स्थान विशेष में आकस्मिक बाढ़ आ जाना या अचानक से आ जाता है, कहीं बहुधा बादल फटने से होता है। भूखलन क्या होता है? भूखलन पता होना चाहिए। पर्वतों के भूखलन का मतलब होता है कि बहुत बड़ा भाग पर्वतों की चट्टानों से टूट के नीचे गिरता है, उसको हम भूखलन कहते हैं। आकस्मिक बाढ़ तो आपको अचानक ही नदियों का पानी से बहाव तेज़ी से हो जाता है और पानी ऊपर की तरफ आ जाता है, इसे बाढ़ कहते हैं, जिसमें बादल भी फटने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। ये जो पॉइंट बता रही है इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हिम घाव क्या होता है? ये सारे ही पॉइंट आपके सारे इम्पॉर्टेंट हैं। तो हिम घाव होता है एवलाश कहते हैं, पर्वत से आकस्मिक हिम का गिरना, पर्वतों में हिम पर्वतों का गिरना। जैसे अभी इस टाइम देखोगे उत्तराखंड और उसके आसपास के अगर हम जो हमारे राज्य हैं उनमें देखोगे कि वहाँ पे पर्वत जो है अभी इस टाइम कितनी बर्फ़बारी हो रही है। तो बर्फ़बारी में क्या होता है, कई बार वो पहाड़ जो बर्फ़ से हिल रहे हैं वो नीचे की तरफ गिरने होते हैं और वहाँ पे स्लाइडिंग हो जाता है कि गिरने लग जाते हैं, हिमपात करता है, चट्टानें टूट के गिरने लग जाती है। तब हो जाता है जब हिम का पिघलना आरंभ होता है। बादल का फटना, अचानक प्रचंड तूफान और वर्षा के कारण बाहर फट जाते हैं और उसके अंदर से भरपूर मात्रा में बादल निकल जाते हैं। ये सारी पिक्चर्स भी दे रखी है और इनके बारे में भी। पर्वतों के सकारात्मक पक्ष होते हैं जो शुद्ध हवा मनोरम के लिए होते हैं, ठीक है। अब हमें ध्यान देना है जो इम्पोर्टेंट है, वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। विश्व भर में नए प्रकार के समुद्र पर्वतीय स्थल हैं जो पवित्र स्थान माने जाते हैं, उनकी पूजा की जाती है। माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा माना, जिसकी ऊंचाई 8,849 मीटर है और इसके अनेक नाम हैं। तिब्बती लोग इसे चोमोलुंग, ये याद रखना इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2-3 स्टार लगा रही हूँ। चोमोलुंगमा कहते हैं, इसका अर्थ होता है जगत जननी। पर्वत की ऊंची रूप में पूजा करते हैं। नेपाल निवासी इसे सागर माथा कहते हैं, इसका अर्थ है आकाश की देवी। इसी प्रकार तिब्बत में कैलाश पर्वत है जो हिंदू दर्शन, बौद्ध मत, जैन मत और बान तिब्बत का एक प्राचीन धर्म है, यानी पवित्र मानते हैं। पर्वत श्रृंखलाओं की एक श्रद्धा भावना भारत के साथ साथ विश्व के अन्य भागों में देखी जा सकती है। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाईलाइट कर दिया है, इसलिए आपको भी हाईलाइट करके इसको पढ़ना है। एक बार अब पढ़ते हैं पठार क्या होते हैं। हमने पर्वतों के बारे में पढ़ा, पर्वतों के प्रवेश के बारे में पता, पर्वतों की भूमि या घाटियों के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं पठार। जो भी ये जो पार्ट पढ़ा रही है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पठार एक प्रकार की स्थलाकृति है जो आसपास की भूमि जो उठी होती है। ये होते हैं पर्वत, इस तरीके की शेप होती है, ऊंचा। पठार जो होते हैं इस तरीके की होती है भूमि, थोड़ी बहुत ऊंची, कभी नीची, कभी सपटी होती है और कुछ पार्श्व सीधी ढलान वाली भी होती है। पर्वतों के समान ही कुछ पठार भी इतिहास के संदर्भ में नवीन और पुचार
सबसे पुराना है, आपको पढ़ेंगे पर्वतों के 2 उदाहरण। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पठार है, और दूसरा दक्षिण पठार जिसकी ऊंचाई 100 मीटर या 1000 मीटर तक ही हो सकती है। इसकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं होती क्योंकि इसके छोटे थे। इसमें ध्यान रखने वाली इंपॉर्टेंट बात है, जो स्टार लगा रही हूँ, तिब्बत का पठार की जो ऊंचाई है वो 4500 मीटर, जिसके हमें विश्व की छत का नाम दिया जाता है। पूर्व से पश्चिम दिशा तक ये 2500 किलोमीटर लंबा है, जबकि चंडीगढ़ से कन्याकुमारी तक की दूरी जितनी है। मध्य और एक होता है मध्य और दक्षिण भारत के दक्कन का पठार विश्व का सबसे पुराना पठार माना जाता है, पुराने पठारों में से एक माना जाता है, जो कि कई लाख पहले ज्वालामुखी की सक्रियता के कारण बना था। ठीक है, ये रीज़न है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब कह रहे हैं पर्वत के बारे में क्या बता रहे हैं, वो देखते हैं। पर्वतों की तरह पठारों में खनिजों का प्रचुर मात्रा में जमाव देखने को मिलता है। इस कारण खनिजों की इसे भंडार गृह भी कहा जाता है। परिणाम स्वरूप पठारों में खनन मुख्य रूप से गतिविधि है, जहाँ विश्व की सबसे बड़ी खानें पाई जाती है। मुगलतः पूर्वी अफ्रीका का पठार सोने और हीरे के लिए खनन के लिए प्रसिद्ध है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे लिखा है, पर्वतों की तरह पठारों में खनिज की प्रचुर मात्रा जमाव देखने को मिलता है और विश्व की खानें भी पाई जाती हैं। इसे भंडार गृह भी कहा जाता है। खनन मतलब होता है कोयले की खानों की तरह, जहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाईलाइट कर देती हूँ। पूर्वी अफ्रीका में सोने और हीरे की खदानी के लिए भारत का छोटा नागपुर में पठार में कोयला, सोहा, मैग्नीज की प्रचुर मात्रा है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं। आगे हम और पढ़ेंगे कि पठार होते क्या हैं, थोड़ा सा और हम पढ़ लेते हैं ताकि आपका यहीं तक ही सफिशिएंट करूँगी, क्योंकि आगे 2 पार्ट में ये वीडियो होने वाली है, क्योंकि पार्ट बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, और मैं इतनी लंबी वीडियो नहीं चाहती कि शॉर्ट में ही आपको सब कुछ समझ में आ जाए, थोड़ा सा लेंथी। विश्व भर में पठारों का परिवहन बहुत ही विविधतापूर्ण है। कई पठारों में चट्टानी मिट्टी पाई जाती है, जैसे इस मैदानी मिट्टी की तुलना में कम उपजाऊ होती है। और अगला भाग देखिए, इसलिए पठार कृषि के लिए बहुत कम अनुकूल होते हैं, लेकिन ज्वालामुखी क्रियाओं से निर्मित लावा पठार उपजाऊ होते हैं क्योंकि इसमें समृद्ध काली मिट्टी पाई जाती है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। पठारों में अनेक प्रकार के आकर्षक जलप्रपात होते हैं। जलप्रपात होते हैं कि नदियों का जो पानी होता है वो नीचे की तरफ जाता है और पानी तेज़ी से होता है, जिसको कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका में जिम्बाब्वे नदी में विक्टोरिया जलप्रपात होता है। छोटा नागपुर में सोन नदी के पास हुंड्रू जलप्रपात है। पश्चिम घाटी में शरावती नदी के पास जोग जलप्रपात है। ऐसे कुछ जलप्रपात है जो चेरापूंजी मेघालय के पठार में नाहकाली काई जलप्रपात है। ये सारे इंपॉर्टेंट 300 मीटर की ऊंचाई तक गिरता है। तो ये जलप्रपात दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जलप्रपात इतनी ऊंचाई तक नीचे की तरफ जलता है। इसको कहते हैं चेरापूंजी के पठार से गिरता हुआ नहनकारी काई जलप्रपात। आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं। इसका सेकंड पार्ट आएगा इस चैप्टर का, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक सीटेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपनी एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ना शुरू नहीं किया तो इट इज़ अ वेरी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ना शुरू कीजिए। अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो तो ये बहुत ही ज़्यादा नुकसान है आपके लिए, क्योंकि एनसीईआरटी बुक्स में 6 to 8 क्लास की सारी डिटेल में एक नहीं 2 बार पढ़नी होती है, और सडनली नोटिफिकेशन आने के बाद आपके पास रिविजन के लिए कम से कम 1 पॉइंट होता है। तो प्लीज़ स्पेशली फॉर एसएसटी के लिए जितने भी बच्चे हैं अपनी रिविजन करें। और मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ में थोड़े से चेंजेस आएंगे। आज की वीडियो को हम इधर ही ड्रॉप करते हैं। नेक्स्ट इसका सेकेंड पार्ट आएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय। टेक केयर।